हज के लिए कोटा सिस्टम पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ये कैसे तय करते हैं कौन हज करेगा और किसे इंतज़ार करना होगा। कोटा सिस्टम से कबल बेतहाशा रश से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता था। हज के इंतज़ाम में सियासत का अमल दखल कब और कैसे और क्यों शुरू हुआ। क्या हर मुल्क को अपने हाजियों की फहरिस्त तरतीब देने की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में क्या निज़ाम राइज हैं। मुक़द्दस मकामात के बुनियादी ढांचे में कहाँ कहाँ तोसी जारी है। हर साल हज के मौसम में एक ही किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। हज़ारों लोग दरख्वास्तें देते हैं जिनमें से चंद की दरख्वास्त कबूल होती है जबकि बहुत से मुंतज़िर ही रह जाते हैं। हज की ख्वाहिश और इस्तात के बावजूद हर किसी को ये मौका नहीं मिल पाता कि वो इस इस्लामी फ़रीज़े को अदा कर सके, क्योंकि हज एक सख्त बैनुल अक़वामी निज़ाम के तहत किया जाता है जिसे कोटा सिस्टम कहते हैं। सऊदी हुकूमत हर मुल्क के लिए हुज्जाज की एक मुकर्रर तादाद का तयन करती है और ये OIC के साथ मिलकर किसी मुल्क की आबादी में फ़ी हज़ार मुसलमानों में से एक हाजी के असूल की बुनियाद पर किया जाता है। बहुत से ममालिक में अहल दरख्वास्त दहिंदगान को मुंतखब करने के लिए लॉटरी या कुरानदासी भी की जाती है। लॉटरी कभी उम्र तो कभी वक्त की बुनियाद पर की जाती है कि किसी ने कितने अरसे से हज नहीं किया और मुख्तलिफ ममालिक इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं। कोटा सिस्टम को बाज़ाब्ता तौर पर 1987 में अपनाया गया। ये महज एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं था बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों की बढ़ती आबादी और इसके नतीजे में हज के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफे के जवाब में एक ज़रूरी अमल था। इसका मकसद वाज़ेह था कि हद से ज़्यादा रश से बचा जाए और भगदड़ जैसे वाक़यात में कुचलने के ख़तरे को कम किया जा सके। इसके अलावा हज के दौरानिए में वहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही इसे अंजाम दिया जा सके। लेकिन कोटा निज़ाम के नफाज से पहले हज का इंतज़ाम कैसे किया जाता था और ऐसा क्या हुआ जिसने हुज्जाज की तादाद मुकर्रर करने को ज़रूरी बना दिया। हज और उम्रे के अमूर के माहिर अहमद उल हल्बी ने एक इंटरव्यू में वजाहत की कि पहले हर वो शख्स हज अदा कर सकता था जो इसका मुतहम्मिल होता था। अल हल्बी कहते हैं कि पहले हर साल मक्का आने वाले आज़मीन की तादाद के लिए कोई मुकर्रर तादाद तय नहीं थी, ताहम बढ़ती हुई तादाद और मुक़द्दस रसूमात की अदायगी की महदूद सलाहियत की वजह से हुज्जाज की तादाद को मुनज़्ज़म करना ज़रूरी हो गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हम तादाद के तयन के फ़ैसले से पहले के चंद बरसों पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त आज़मीन की तादाद को 10 लाख तक महदूद करने की ज़रूरत थी, क्योंकि मिना का रकबा 8 मुरब्बा किलोमीटर से कम है, जिसका सिर्फ 61% हिस्सा यानी 5 मुरब्बा किलोमीटर से कुछ कम इस्तेमाल होता है। इसकी वजह यह है कि मिना के बाकी इलाकों का महल वकू मुश्किल है और हुज्जाज कराम को इस इलाके से दूर रहने के लिए कहा जाता है। जब 1970 की दिहाई में मुक़द्दस मकामात पर दबाव बढ़ने लगा तो हुकूमत ने हुजूम को कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन ये सब उसके बाद आने वाली तबाही को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। 2 जुलाई 1990 को 10वीं ज़िलहज की सुबह हज की जदीद तारीख़ की सबसे हौलनाक आफात में से एक का मुशाहिदा किया गया। मक्का को मिना से जोड़ने वाली 550 मीटर लंबी और पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई सुरंग अल मईसम में खौफनाक भगदड़ मच गई। जब हुज्जाज शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा करने के लिए जा रहे थे तो सुरंग के ऊपर एक पुल पर लगी एक हिफाजती रुकावट गिर गई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद ज़ायरीन गिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया और हज़ारों लोग अंदर फंस गए। दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही वेंटिलेशन का निज़ाम नाकाम हो गया। इस तरह वो सुरंग एक जानलेवा जाल में तब्दील हो गई, जिसके नतीजे में 1426 ज़ायरीन खाली के हकीकी से जा मिले थे, जिनमें से ज़्यादातर ज़ायरीन का ताल्लुक मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे जनूबी और जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से था। अल हल्बी का ख्याल है कि इस वाक़ये ने हजूम के इंतज़ाम में ख़राबी को बहुत हद तक आश्कार कर दिया। वो कहते हैं कि जमरात शैतान को पत्थर मारने के इलाके में अक्सर हादसात पेश आते हैं और इसकी वजह उन ममालिक में हज के दफातर की जानिब से आगाही का फुक़दान है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हुज्जाज का एक ग्रुप जमरात के पुल की तरफ जाना चाहता था कि वो हादसा पेश आया। उसके बाद इस अहम मनासिक के हज को अदा करने के लिए लोगों को ग्रुप में तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत ने इस मामले को सिर्फ तंजीमी नुक्ते नज़र से नहीं देखा, बल्कि हुज्जाज कराम के मुख्तलिफ मसालिक को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ ममालिक के हज दफातर और हज हुकाम से मुलाकातों के बाद इसको अपनाया। उस वक्त से कोटा सिस्टम हज के इंतज़ाम और लाखों लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक लाजमी हिस्सा बन गया है।
اگرچہ کوٹے کے نظام کو نظریاتی طور پر مساوات کے سادہ سے اصول پر مبنی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ سیاست اور ہنگامی حالات حج کے انتظام میں اپنا عمل دخل رکھتے ہیں۔ 2015 میں منا میں رونما ہونے والے واقعے پر تہران اور ریاض کے درمیان اہم سفارتی کشیدگی رہی، اور اس کے بعد والے سال یعنی 2016 میں ایران سے آنے والے زائرین کا وفد پوری طرح سے غیر حاضر رہا۔ 2015 میں جمرات کے قریب بھگدڑ میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں بڑی تعداد میں ایرانی بھی شامل تھے۔ ریاض اور تہران انتظامی امور پر کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے 2016 کے حج سے ایرانی پوری طرح غیر حاضر رہے۔ 2017 کے موسم گرما میں حج سیزن کا آغاز خلیجی بحران اور سعودی عرب کے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع ہونے کے درمیان ہوا۔ اگرچہ ریاض نے اعلان کیا کہ قطر کا کوٹہ محفوظ ہے، لیکن قطر کے سرکاری مشن کی عدم موجودگی اور ان پر عائد سفری پابندیوں نے مؤثر طور پر قطری عازمین کے لیے حج کو مشکل بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں ان کی تعداد میں نمایاں کمی نظر آئی۔ اسی طرح 2020 اور 21 میں عالمی وبائی بیماری کووڈ کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، اور صدیوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سعودی عرب سے باہر کے عازمین کو حج کی اجازت نہ مل سکی، جبکہ مملکت کے اندر سے آنے والے عازمین کی ایک محدود تعداد کو حج کی اجازت دی گئی۔ ان کے علاوہ مختلف ممالک کے اندرونی سیاسی بحران بھی حج کے انتظامات کو متاثر کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ملک شام کی مثال دیکھ لیں۔ سن 2012 میں ریاض اور دمشق کے درمیان تعلقات منقطع ہونے کے بعد حج کا ادارہ حزب اختلاف کے شامی قومی اتحاد کو سونپ دیا گیا، جس نے شام کے لوگوں کو حج کرانے کے مجاز ادارے کے متعلق سیاسی اور مذہبی تنازع کو جنم دیا۔ اسی طرح لیبیا میں دو حریف حکومتوں کے درمیان تقسیم نے منتخب عازمین حج کی فہرستوں کو یکجا کرنے اور ملک کے مشرق اور مغرب کے درمیان کوٹے کی تقسیم پر ابہام پیدا کیا۔ سعودی عرب جب ہر ملک کے عازمین حج کے کوٹے کا تعین کر لیتا ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری ان ممالک کی حکومتوں اور مقامی حکام پر منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ ممالک اور مقامی حکام عازمین حج کو منتخب کرنے کا اپنا اپنا طریقہ اپناتے ہیں۔ احمد الحلبی بتاتے ہیں کہ ہر ملک کو اپنے حاجیوں کی فہرستیں ترتیب دینے کے لیے مکمل آزادی ہے، بشرطے کہ وہ سعودی عرب کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ ہر ملک کا الگ نظام ہے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے آزاد ہیں کہ وہ کون سے عازمین ہیں جو اس بار حج کے لیے اہل ہیں۔ انتخاب صرف اہلیت کو پورا کرنے والے عازمین کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس وقت تک حج ویزا حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مطلوبہ شرائط پر پورا نہ اترے۔ ان شرائط میں سب سے اہم ان کی حج دفاتر جیسے ریگولیٹری ادارے سے وابستگی اور مدینہ اور مکہ میں کسی مخصوص رہائش گاہ پر ان کا انتظام ہے۔ بہرحال اس کے بعد کس کو حج کرنے کا موقع دیا جائے گا یہ بات اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ درخواست دینے والوں کی تعداد سعودی حکومت کی جانب سے مختص کوٹے سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے زیادہ تر ممالک لاٹری سسٹم کا سہارا لیتے ہیں۔ اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ انصاف کی بنیاد پر عازمین کو موقع مل سکے۔ کچھ ممالک کی مثال دیتے ہوئے الحلبی بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ترکی کے عازمین کو ہی لیجئے۔ حج کرنے کے خواہش مند عازمین مذہبی امور کی صدارت سے منسلک ویب سائٹ پر رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا نام قرآندازی میں نکل آتا ہے تو وہ کاغذی کارروائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کا قرآندازی میں نام نہیں آتا انہیں اگلے سال کی لاٹری میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہی نظام کچھ عرصے سے مصر میں بھی رائج ہے۔ ان کے مطابق حج کرنے کی منظوری صرف مالی یا لاجسٹک کا معاملہ نہیں رہ جاتا، بلکہ اس میں زیادہ آبادی والے ممالک کے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو کسی کے لیے یہ برسوں پر محیط تجربہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمر بٹ نے میڈیا کو بتایا کہ عموماً پہلے آئیے پہلے پائیے والا سسٹم بھی چلتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ درخواستیں موصول ہوں تو قرعہ اندازی بھی کی جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی زیادہ درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کا طریقہ رائج ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سال سرکاری کوٹے میں جتنی درخواستیں آئیں ان تمام عازمین کا انتخاب ہو گیا اور ہمیں کسی درخواست کو مسترد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال سرکاری اسکیم میں جتنے عازمین کا انتخاب ہوا وہ تعداد تقریباً 88,500 ہے۔ وزارت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ پرائیویٹ آپریٹرز کو دیے جانے والے کوٹے کی تعداد بھی رواں برس 88,500 ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرائیویٹ آپریٹرز اس سال ڈیڈ لائن پر پورا نہیں اتر سکے، اس لیے اس سال وہ کوٹا کچھ حد تک ضائع ہوا۔ مصر میں وزارت داخلہ حج قرعہ اندازی کی نگرانی کرتی ہے۔ قرعہ اندازی کے موقع پر سرکاری اہلکار اور عوام دونوں موجود ہوتے ہیں تاکہ اس عمل کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مصر کے لوگوں کے لیے شرائط میں درخواست دہندگان کی کم از کم عمر 25 سال ہونی چاہیے، اس سے پہلے حج نہ کیا ہو، اور اپنی جسمانی تندرستی کو ثابت کرنے والے میڈیکل ریکارڈ فراہم کرنا شامل ہے۔ مراکش میں اوقاف اور اسلامی امور کی وزارت اس عمل کی نگرانی کرتی ہے۔
उनके यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साल भर खुली रहती है और उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिन्होंने पिछले 10 साल में हज नहीं किया। इराक में हज और उम्रे की सुप्रीम कमीशन तमाम सूबों पर मुश्तमिल इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी की निगरानी करता है और उन दरख्वास्त दहिंदगान को तरजीह दी जाती है जिन्होंने पहले हज ना किया हो और जो बुजुर्ग या उम्र रसीदा हो। मरकज़ी सतह पर कुरानंदाज़ी की जाती है और उनके नताइज का ऐलान सरकारी वेबसाइट पर किया जाता है और उसे मीडिया की तरफ से वसी पैमाने पर कवर किया जाता है। लबनान में हज और उम्रे के अमूर की अथॉरिटी 2 अहम मयार के तहत कुरानंदाज़ी का अहतमाम करती है। इसमें दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र देखी जाती है और ये देखा जाता है कि उसने कितने वर्षों से हज नहीं किया। उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिन्होंने गुज़िश्ता 20 साल के दौरान हज नहीं किया। अगर मुख्तस तादाद पूरी नहीं होती तो फिर उन लोगों के लिए कुरानंदाज़ी की जाती है जिन्होंने गुज़िश्ता 19 फिर 18 और 17 साल में हज नहीं किया और ये इसी तरह जारी रहती है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा लोग हज को पहुंचते हैं। हज के ख्वाहिशमंदों की ज़्यादा तादाद होने की वजह से वहाँ इंतज़ार 15 साल या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इंडोनेशिया के एक सरकारी एहलकार ने मकामी मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिर्फ जनूबी सोलावेसी सूबे में इंतज़ार की मुद्दत 43 साल तक जा सकती है। जल्द रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के बावजूद फहरिस्तें लंबी होती रहती हैं और इसकी वजह से वहाँ के लाखों मुसलमानों के लिए हज की अदायगी एक ऐसा ख्वाब है जो इल्तवा का शिकार रहता है। अल-हलबी हज और मजहबी सियाहत के दफातर के किरदार के बारे में बताते हैं कि इन दफातर का कोटा या कुरानंदाज़ी के अमल से कोई ताल्लुक नहीं। आमतौर पर मुख्तलिफ ममालिक में हज की सरकारी एजेंसीज़ कुरानंदाज़ी करती हैं और जिसका नाम फहरिस्त में आता है वो हज दफ्तर के साथ अपने आने जाने और रहने सहने के मामला तय करता है। उन पर आज़मीन हज को मनासिक हज की अदायगी, उनकी तरबियत और मुक़द्दस रसूमात से मुतारिफ़ करवाने की भी जिम्मेदारी होती है। अगर बात की जाए कि मुक़द्दस मकामात के बुनियादी ढांचे में कौन कौन से तौसी के मंसूबे जारी हैं तो व्यूअर्स, सऊदी अरब हुकूमत मस्जिदुल हराम और मुक़द्दस मकामात के बुनियादी ढांचे में तौसी के मंसूबों पर काम तेज़ी के साथ कर रही है। सऊदी हुकूमत के तहत तीसरा तौसी काम जो शाह अब्दुल्ला के दौर में 2011 में शुरू हुआ था, शाह सलमान के दौर में इसकी तकमील हुई। इसके साथ ही मस्जिदुल हराम की गुंजाइश बढ़कर 18 लाख ज़ायरीन से ज़्यादा हो गई है। अल-हलबी ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि 2025 में ज़ायरीन की तादाद 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सऊदी विजन के तहत 2030 तक ये 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सालाना तादाद में ये इजाफा तौसी मंसूबों की बुनियाद पर होगा जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए और मुतल्लिका हुकाम इस वक्त मुकद्दस मकामात में लोगों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, हज एक इबादत है जो सिर्फ इरादे, माली वसाइल और जिस्मानी इस्तिताअत पर ही मुनहसर नहीं रह गई। अब इसके रास्ते में एक आलमी कोटा सिस्टम है जो इबादत को इंतज़ाम, अकीदत को अदाद-ओ-शुमार और रूहानियत को सियासत से जोड़ देता है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक अब एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जहाँ हज सिर्फ ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि रियासती तरजीहात, सफारती ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी ज़वाबित से जुड़ा मामला बन चुका है। हमें सोचना होगा, क्या कोटा सिस्टम हाजियों के लिए आसानी है या एक नई आजमाइश? क्या ये निज़ाम मुनसिफाना है और क्या इबादतों में इंतज़ामिया और सियासत की मुदाखलत एक नई रिवायत बन चुकी है? अगर आपको ये मालूमाती सफ़र मुफीद लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन।